नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपने रिसर्च स्कॉलर एग्जाम 2024 ये एग्जाम जो है 4 अगस्त 2024 को हुआ था। इस प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे और इस प्रश्न पत्र की पहले अपने 3 क्लासें लगा चुके हैं, जिनमें उन्होंने विभिन्न प्रश्न उत्तरों को हल किया था। तो दोस्तों, चलिए आज अपने शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों को हल करना। अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगी तो उन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और प्रश्न उत्तरों को आप नोट कीजिएगा, हल करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप भविष्य में होने वाले आरपीएससी द्वारा जो एग्जाम है उनमें आप नर्वस न हो। दोस्तों, आज का प्रश्न है, थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों, इसमें मुख्यतः लाठी सीरीज के बारे में पूछा गया है। लाठी सीरीज से संबंधित कौन सा कथन इनमें से सत्य नहीं है, ये अपने को बताना है। पहला ऑप्शन है अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन भूमिगत जल का अच्छा भंडार, तीसरा ऑप्शन बालू का स्तूपों की अधिकता, चौथा ऑप्शन प्राकृतिक तेल गैस भंडार। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जहां लाठी सीरीज क्षेत्र है, थार मरुस्थल में जो लाठी सीरीज क्षेत्र है वहां पर बालू का स्तूपों की न्यूनता है, मतलब न्यूनतम बालू का स्तूप पाए जाते हैं यहाँ पर, न कि अधिकतम पाए जाते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों। तो लाठी सीरीज अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है, भूमिगत जल का अच्छा भंडार है ये, और प्राकृतिक तेल गैस के भंडार भी यहाँ पाए जाते हैं, ऐसा यहाँ अनुमान है। तो लाठी सीरीज से संबंधित ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, खेरवाड़ा व ऋषभदेव प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। किस खनिज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, ये अपने को बताना है। खेरवाड़ा व ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर 1 जिप्सम के, ऑप्शन नंबर 2 फेल्सपार के, ऑप्शन नंबर 3 एस्बेस्टस के, ऑप्शन नंबर 4 अब्रक के। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, एस्बेस्टस। खेरवाड़ा व ऋषभदेव जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। दोस्तों, खेरवाड़ा व ऋषभदेव ये दोनों जो क्षेत्र हैं वो उदयपुर जिले में पाए जाते हैं, उदयपुर जिले में। तो खेरवाड़ा व ऋषभदेव जो क्षेत्र है वो एस्बेस्टस से संबंधित है और उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये दोनों के दोनों क्षेत्र राजस्थान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं एस्बेस्टस के। इसके द्वारा अजमेर में, इसके अलावा अजमेर में जोधपुर में भी एस्बेस्टस के अच्छे भंडार मिलते हैं। दोस्तों, एस्बेस्टस जो है वो अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, ये भी ध्यान रखें आप। एस्बेस्टस क्या है? अधात्विक खनिज है। जिप्सम भी अधात्विक खनिज है, फेल्सपार भी अधात्विक खनिज है, अब्रक भी अधात्विक खनिज है। अपने बात करते हैं जिप्सम के बारे में। तो जिप्सम दोस्तों, भारत का प्रमुख जो उत्पादक जो राज्य है जिप्सम का वो राजस्थान है। भारत में सबसे अधिक जो जिप्सम के भंडार है वो राजस्थान में ही है। जब अपने बात करते हैं फेल्सपार के बारे में, दोस्तों फेल्सपार अब्रक के सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। फेल्सपार अब्रक के सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, आप थोड़ा ध्यान रखें ये। और फेल्सपार सबसे अधिक जो अपने बात करें तो ये पाया जाता है अजमेर जिले में। अजमेर जिले में अच्छे भंडार है फेल्सपार के। फिर बात करते हैं अपने अब्रक के, तो राजस्थान की जो अब्रक नगरी है वो भीलवाड़ा है। तो इस प्रकार भीलवाड़ा में अब्रक सर्वाधिक अपने को प्राप्त होता है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 है, राजस्थान में हाल ही में किए गए वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने गोडावण पक्षी देखे गए हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न करंट जीके का है। तो जैसलमेर में हाल ही में किए गए वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने गोडावण पक्षी देखे गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, वैसे 64। ऑप्शन नंबर 1 तो 84 है, 2 21 है, तीसरा 43 है, चौथा 64 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 64 है। तो दोस्तों, अपने करंट जीके को छोड़ देते हैं, क्योंकि करंट जीके जब एक बार आ जाता है तो उसके बाद में वो प्रश्न रिपीट होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो अपने सीधे चलते हैं आगे के जीके प्रश्न पर। दोस्तों, आगे का जीके प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया था। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया था। ऑप्शन नंबर 1 मेजर जनरल एच.जी. रॉबर्ट्स, ऑप्शन नंबर 2 लेफ्टिनेंट हीथकोट, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिगेडियर होम्स, ऑप्शन नंबर 4 कर्नल एबोट। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, रॉबर्ट्स।
मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स है जिन्होंने कोटा में क्रांतिकारियों का क्या किया था, दमन किया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित आंग्ल सिख युद्धों को उनकी तिथियों के साथ सम्मिलित करें। आंग्ल सिख युद्धों को उनकी तिथियों के साथ सम्मिलित करना है दोस्तों। इस तरफ सूची फर्स्ट दी गई है और इस तरफ सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में युद्धों को दर्शाया गया है और सूची सेकंड में युद्ध से संबंधित जो तिथि है उनको बताया गया है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। दोस्तों आंग्ल यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व सिखों के मध्य जो युद्ध हुए थे उन युद्धों के नाम क्या है और वे युद्ध कौन कौन सी तिथि को हुए थे, ये अपने को इनमें मिलान करना है दोस्तों। तो जो मुदकी सिख युद्ध है वो हुआ था 18 दिसंबर 1845 को हुआ था। मुदकी आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 18 दिसंबर 1845 को। उसके बाद अपनी बात करते हैं अलीवाल आंग्ल सिख युद्ध। तो अलीवाल आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 28 जनवरी 1840 को हुआ था, 28 जनवरी 1840 को। उसके बाद अपनी बात करते हैं बुधवाल आंग्ल सिख युद्ध, ये हुआ था 21 जनवरी 1840 को। तो इस प्रकार तीन अपनों ने मिलान कर लिए तीनों युद्धों के, पीछे बचा चौथा, ये अपने आप मिल जाता है। तो सोबरा ओवा जो आंग्ल सिख युद्ध है वो 10 फरवरी 1840 को हुआ था। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 ए का 2, ब का 4 और स का 1 और द का 3। तो जो मुदकी जो आंग्ल सिख युद्ध है वो हुआ था 18 दिसंबर 1845 को। अलीवाल आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 28 जनवरी 1840 को। बदोवाल आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 21 जनवरी 1840 को। और सोबरा ओवा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो हुआ था 10 फरवरी 1840 को। दोस्तों अभी चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। तो आज का आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है पौधार संग्रह कहां संरक्षित है। पौधार संग्रह कहां संरक्षित है। ऑप्शन नंबर 1 नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2 लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चुरू ट्रस्ट में। ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। तो पौधार संग्रह कहां संरक्षित है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चुरू ट्रस्ट में पौधार संग्रह संरक्षित है। तो पौधार संग्रह कहां संरक्षित है, लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चुरू ट्रस्ट में संरक्षित है। प्रश्न नंबर 44। दोस्तों प्रश्न नंबर 44 है बीकानेर प्रजामंडल द्वारा बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया। तो बीकानेर जो दमन विरोधी दिवस है वो कब बनाया गया था दोस्तों, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 23 फरवरी 1943 को। ऑप्शन नंबर 2 1 जनवरी 1944 को। ऑप्शन नंबर 3 25 अक्टूबर 1944 को। ऑप्शन नंबर 4 5 अप्रैल 1944 को। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, 25 अक्टूबर 1944 को बीकानेर प्रजामंडल द्वारा बीकानेर दमन विरोधी दिवस बनाया गया। तो बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब बनाया गया था, 25 अक्टूबर को बनाया गया था। और कौन से सन में बनाया गया था, तो 1944 में बनाया गया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 45 है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों के विस्तृत सर्वेक्षण हेतु किसे नियुक्त किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों के विस्तृत सर्वेक्षण हेतु किसे नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर 1 कार्टियर को। ऑप्शन नंबर 2 बटरवर्थ बेली को। ऑप्शन नंबर 3 वेरे लस्ट को। ऑप्शन नंबर 4 फ्रांसिस बुकानन को। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, फ्रांसिस बुकानन को। फ्रांसिस बुकानन नामक व्यक्ति को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्षेत्राधिकार में नियुक्त किया जो क्षेत्रों के विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य करता था। तो प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई, ये अपने को बताना है। दोस्तों ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार भी ये एग्जाम में आता रहता है प्रश्न, तो ये तो आपको एकदम याद होना चाहिए। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई। ऑप्शन नंबर 1 1920 में। ऑप्शन नंबर 2 1929 में। ऑप्शन नंबर 3 1923 में। ऑप्शन नंबर 4 1918 में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है 1920 में। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई, 1920 में की गई थी। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में अपनों ने ये निम्न प्रश्न किए हैं। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो इनको आप नोट जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगली क्लास में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।